Welcome to Virtual Kala Series, a virtual fundraiser to help the families in need during these tough times in association with Insta Paint Social. So extend your help. The performance you are going to experience now is by Shruti Nayak Sharma. She is an advertising professional for last 20 years, working as a senior creative director. She is also a writer, poet, and lyricist in professional field. Let's experience it. नमस्ते, हेलो। वर्चुअल कला सीरीज़ के और एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है श्रुति शर्मा और मैं फिर से एक बार वर्चुअल कला सीरीज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे अमेजिंग इनिशिएटिव का उन्होंने मुझे हिस्सा बनाया। वर्चुअल कला सीरीज़ एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे आर्टिस्ट अपनी अपनी कला प्रस्तुत करते हैं और जिसके द्वारा कुछ ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को मदद की जा रही है और करने आने वाले समय में और मदद की जाएगी। तो वंस अगेन थैंक यू वर्चुअल कला सीरीज़ फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इनिशिएटिव। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बारिश के बारे में और मैंने कुछ पोएट्री नरेशन किया था। पोएट्रीज़ बारिश के ऊपर आधारित थी पर हमने उन्हें बुना था नवरसों में, 9 इमोशंस ऑफ ह्यूमन नेचर। ये एपिसोड इस एपिसोड में मैं जो लिटरेचर आपके लिए लाई हूँ वो बारिश पर, मॉनसून पर तो आधारित नहीं है, पर बारिश की बात होते ही हम सब एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। बचपन की यादें उभर आती हैं। बचपन की बात होती है तो एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती है। एक एक्टिविटी थी जो हम बचपन में बड़े रेगुलरली करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं वो एक बड़ी प्यारी सी चीज़ अभी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और वो है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। पहले रिश्तेदार आपस में, माँ बाप अपने बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, या फ्रेंड्स आपस में, कज़न्स आपस में बड़े लेटर्स लिखते थे। हमने भी लिखे हैं छुट्टियों में, एग्ज़ाम के वक्त एक दूसरे को विश करने के लिए। अभी हावेवर हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजिकल साधन हैं जिसकी वजह से हम मुश्किल से ही लेटर राइटिंग करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लेटर राइटिंग के ऊपर बात करें और कुछ मैं ऐसे लेटर्स आपको पढ़ के सुनाऊं जो कई महान हस्तियों ने लिखे हैं और जो समय के साथ वो लेटर्स अजरामर बन गए हैं। तो पहले ये होता था कि कर्टसी राइटिंग होती थी, जिसे ऑब्लिगेटरी राइटिंग कहते थे, और किसी को अप्रिशिएट करना, किसी का एफर्ट एक्नॉलेज करना, ये सब बहुत बड़ा माना जाता था। तो हम शुरुआत करेंगे ऐसे ही लेटर से। आप सब तैयार हैं? चलिए। तो ये पहला लेटर जो है वो लिखा था ऑड्री हेपबर्न ने। ऑड्री हेपबर्न जो हॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा था एक म्यूज़िक कंपोज़र को, जिन्होंने ब्रेकफास्ट एट टिफ़नीज़ का म्यूज़िक कंपोज़ किया था। उनका नाम था हेनरी मैंचिनी उन म्यूज़िक कंपोज़र का नाम था। जब ऑड्री हेपबर्न ने ये मूवी देखी पहली बार म्यूज़िक कंपोज होने के बाद और उन्हें वो इतना पसंद आया, शी वांटेड टू अप्रिशिएट द कंपोज़र, एंड विच इज़ वाई शी रोट दिस लेटर। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू। डियर हेनरी, आई हैव जस्ट सीन आवर पिक्चर ब्रेकफास्ट एट टिफ़नीज़, this time with your score. A movie without music is little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed it all for us. You have done this with so much imagination, fun and beauty. You are a hippiest of cats and the most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love. Audrey. आजकल हम जब एक दूसरे को कोई हमारे लिए कुछ काम करता है,
हम इतने बिजी रहते हैं हमारी लाइफ में कि अप्रिसिएशन ऑलमोस्ट भूल ही जाता है, या फिर हमें लगता है कि चलो यार इसका तो काम ही था, हम तो पैसे दे रहे हैं, इसको क्या अप्रिशिएट करना. बट I think through such letters, I think these are the lessons for life, that किसी को आप अपने काम के लिए acknowledge करो या appreciate करो, वो हमेशा उस आदमी के साथ ये रह जाता है, और अगली बार you will be surprised कि वो और दुगनी एफिशिएंसी से और क्रिएटिविटी से आपके लिए काम करेगा. अगला जो लेटर है वो लेटर है, इट्स डेटेड इन 2012, जब बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट थे, और तब एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था सोफिया बेली क्लग. सो शी रोट दिस लेटर टू द प्रेसिडेंट देन बराक ओबामा, एंड उसने अपने प्रेसिडेंट को ये लिखा था. डियर बराक ओबामा, इट्स सोफी बेली क्लग, योर फ्रेंड हु इन्वाइटेड यू टू डिनर. You don't remember? Okay, that's fine. But I just wanted to tell you that I am so glad that you agree that two men can love each other, because I have two dads and they love each other. But at school, kids think that it's gross and weird, but it's real, and it really hurt my feeling and my heart. So I come to you because you're my hero. If you were me and you had two dads that loved each other and loved you as well, and kids at school teased you about it, what would you do? Please respond. I just wanted to say you really inspire me, and I hope you win on being the president. You would totally make the world a better place. Your friend Sophia. P.S. Please tell your daughters hi from me. सोफिया ने तो अपना लेटर लिख दिया, बट मज़े की बात तो तब हुई when she got a reply back from Barack Obama. And this was the reply that he sent to Sophia. Dear Sophia, thank you for writing me such a thoughtful letter about your family. Reading it made me proud to be your president and even more hopeful about the future of our nation. In America, no two families look the same. We celebrate this diversity, and we recognize that whether you have two dads or one mom, what matters above all is the love we show one another. You are very fortunate to have two parents who care deeply for you, and they are lucky to have such an exceptional daughter in you. Our differences unite us. You and I are blessed to live in a country where we are born equal no matter what we look like on the outside, where we grow, or who are our parents. A good rule is to treat others the way you hope they will treat you. Remind your friends at school about this rule if they say something that hurts your feelings. Thank you once again for taking time to write to me. I am honored to have your support and inspired by your compassion. I am sorry I couldn't make it for dinner, but I will be sure to tell Sasha and Malia you say hello. Sincerely, Barack Obama. हमारा अगला लेटर है जो लिखा गया था 1995 में म्यूज़िक आइकन पॉप स्टार इगी पॉप के लिए. उनकी एक फ़ैन थी जिसका नाम था लॉरेंस, एंड लॉरेंस रोट दिस लेटर व्हेन शी वाज 21 years old, एंड आई एम श्योर वो द लेटर वाज 20 pages letter, but Iggy Pop replied to her, and he also admitted that उन्होंने पूरे के पूरे 20 pages पढ़े, and I'm sure like a typical teenager or a youngster she must have ranted about something. उन्होंने कुछ अपने मुश्किलों के बारे में बताया होगा. So the reply Iggy Pop gave her, I think it's a very inspiring reply. So I'll just read it out to you. Dear Lawrence, thank you for your gorgeous and charming letter. You brighten up my dim life. I read the whole thing, dear. Of course, I would love to see you in your black dress and your white socks too. But most of all, I want to see you take a deep breath and do whatever you must to survive and find something to be that you can love. You are obviously a bright chick with a big heart too. And I want to wish you a belated
Happy, happy, happy 21st birthday and happy spirit. I was very miserable and fighting hard on my 21st birthday too. People booed me on the stage and I was staying in someone else's place and I was scared. It's been a long road since then, but pressure never ends in this life. Perforation problems, by the way, means to me also the holes that will always exist in any story we try to make of our lives. So hang on, my love, and grow big, grow strong, take your hits and keep going. All my love to a really beautiful girl, that's you, Lawrence, Iggy Pop. अगला लेटर जो है, it's it has a great history attached to it. Unfortunately हमारे पास वो लेटर नहीं है, पर उस लेटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. जब टाइटैनिक डूबी थी, तो टाइटैनिक में जब एक्सकेवेशन हुआ था, आई थिंक जब कुछ सपोर्ट शिप्स भेजे गए थे, रेस्क्यू शिप्स भेजे गए थे, वहाँ पे जो बॉडीज़ फ्लोट हो रही थी, तब उसमें से एक पैसेंजर के कोट में ये लेटर मिला था. और ये लेटर था, उसने अपनी मदर के लिए लिखा हुआ लेटर था. और जिसने ये लेटर का सिग्निफिकेंस ये है कि टाइटैनिक से जुड़ा हुआ कोई भी डायरेक्ट लिटरेचर हमारे पास नहीं है कि वो शिप एग्जैक्टली कैसे थी, उसके अंदर क्या क्या था. पर इस लेटर में जैसे कि उस आदमी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था टाइटैनिक को, बिकॉज़ वो अपने मदर को बताना चाहता था कि वो कितने बढ़िया और सुहाने सफ़र में जा रहा है. और जिस दिन आई थिंक टाइटैनिक डूबी, उसके 2 दिन पहले ये लेटर लिखा गया था. तो ज़्यादा तो इस लेटर के बारे में मेरे पास कुछ है नहीं, बट हाउएवर उस पैसेंजर का नाम था अलेक्जेंडर हॉवसन और उसकी मदर का नाम था एस्टर. सो ये जो लेटर था उसने अपनी मदर एस्टर के लिए लिखा था. So, and there is a small patch where he has described sitting next to the richest man in the world. So I'll just read that part out. Howeson's correspondence is the most expensive Titanic letter ever be sold in pounds. The recently auctioned letter is also valuable because it describes the ship and the food and the fellow passenger, John Jacob, at that time the richest man in the world. He has written in this letter, quoted, "He looks like any other human being, even though he has millions of money. They sit out on the deck with the rest of us." So this is what he was trying to tell his mother, कि इतना अमीर आदमी होके भी he is acting normal, and he and his family sat with all of us on the deck too. There's nothing else actually written about this particular letter, but I still thought that I must mention this letter to you guys. अब इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले सेट ऑफ लेटर्स के पास. अगला सेट है हमारे पास कुछ लव लेटर्स का. आज रात जब चांद हथेली पर उतरेगा, आज रात जब चांद हथेली पर उतरेगा, तो तुम थोड़ा तमीज़ से पेश आना, वरना तुम्हारी बेहूदगी के चर्चे सीधे आसमान तक पहुँचेंगे. तारों को भनक लग जाएगी, परिंदे कुरेद कुरेद कर पूछेंगे, घटाएं इकट्ठा हो जाएंगी, गरज गरज कर बातें बनाएंगी, अफवाह बन के बरसेगा इश्क तेरा मेरा. फिर क्या है, पानी कहाँ मानेगा, वो तो सैलाबी बहेगा. जाते जाते ज़मीं के कानों में कुछ तो कहेगा, बात सीधे कानों से सीने तक उतरेगी. या तो आग बन जाएगा, या कम से कम धुआं तो उठाएगा इश्क तेरा मेरा. या फिर क्या पता, बोए बीजों की रूह बन जाए, किसी भंवरे का शहद किसी कोयल की कुह बन जाए. सरसों बन लहलहाएगा इश्क तेरा मेरा. इसीलिए खबरदार, आज रात
जब चांद हथेली पर उतरेगा तब तुम थोड़ा तमीज़ से पेश आना, वरना ना जाने क्या क्या गुल खिलाएगा इश्क तेरा मेरा। इश्क, मोहब्बत, लव, प्यार, इतने बढ़िया बढ़िया लेटर्स लिखे गए हैं। इतने एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने अपने अपने प्यार के लिए इतने बढ़िया बढ़िया शब्दों में अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन लिटरेचर में या हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर में मुझे कोई लव लेटर मिला नहीं, होंगे आई एम श्योर, पर मैं नहीं ढूंढ पाई। तो जितना लव लेटर के ऊपर जितना लिटरेचर मुझे मिला वो सारा वेस्टर्न लिटरेचर है। पर मेरे पास एक बहुत ही सुंदर कविता है विच ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ लेटर, सो मैं वो कविता भी सुनाऊंगी। वो हिंदी कविता है, बट वी विल स्टार्ट विथ सम लेजेंडरी लव लेटर्स हियर। सो पहला जो लेटर है वो लेटर लिखा था द ग्रेट लुडविग वैन बेथोवेन, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी म्यूजिशियंस आई थिंक टाइम हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। और जब 1827 में उनकी डेथ हुई तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्हें उनके ड्रॉवर में कुछ लेटर्स मिले। उसमें से कुछ लेटर्स उन्होंने अपने भाई के लिए लिखे थे। उसमें से एक लेटर ये था जो लिखा था इमॉर्टल बीलवेड के लिए। नाउ हु दिस इमॉर्टल बीलवेड वाज टिल डेट नोबडी नोज। 200 साल हो गए हैं म्यूजिशियंस, रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस सारे अपने अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हु दिस वुमन वाज हु बेथोवेन लव्ड सो डीपली, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक उसका पता नहीं चल पाया। बट हाउएवर दिस लव लेटर बिकेम अ मास्टरपीस, और आज भी जो दुनिया भर के लिटरेचर में ये पढ़ा जाता है, माना जाता है। Even in bed my ideas yearn towards you, my immortal beloved. Here and there joyfully, then again sadly, awaiting from fate, whether it will listen to us. I can only live either altogether with you or not at all. Yes, I have determined to wander about for long far away, until I can fly into your arms and call myself quite at home with you, can send my soul enveloped by yours into the rims of spirits. Yes, I regret, it must be. You will get over it all. You will get over it all the more as you know my faithfulness to you. Never another one can own my heart. Never, never. Oh God, why must one go away from what one loves so, and yet my life in you, as it is now, is my miserable life. Your love made me the happiest and unhappiest at the same time. At my actual age, I should need some continuity, sameness of life. Can that exist under our circumstances? Angel, I hear that the post goes out every day, and I must close therefore, so that you get this letter at once. Be calm, love me, today, yesterday. What longing in tears for you, you, my life, my all, farewell. Oh, go on loving me. Never doubt the faithfulest heart of your beloved. L. Ever thine, ever mine, ever ours. तो आई सपोज दैट द हिस्टोरियंस बिलीव दैट ये लेटर कभी पोस्ट ही नहीं हुआ, तो वो जो भी व्यक्ति थी उनके पास ये लेटर कभी पहुंचा ही नहीं। पर फिर भी आज भी हिस्ट्री में ये लेटर, ये पत्र एक अजरामर पत्र बन के रह गया है। दूसरा लेटर है मेरे पास एक मैक्सिकन पेंटर, बहुत ही फेमस पेंटर, बहुत ही टैलेंटेड पेंटर, फ्रीडा कालो। उनकी शादी हुई थी उनके मेंटर जो खुद भी पेंटर थे, डिएगो रिवेरा से। थोड़ा सा अजीब सा कपल था ये, क्योंकि शादी के बाद भी आई थिंक उनके रिस्पेक्टिव अफेयर्स दे कंटिन्यूड विद देयर रिस्पेक्टिव अफेयर्स आउटसाइड। हाउएवर इट वाजंट अ कोल्ड मैरिज, सो दे से कि दे वर emotionally so bonded with each other, they loved each other so deeply,
एंड तो उसमें हर तरह के द वेव्स ऑफ इमोशंस हैपन इन देयर रिलेशनशिप, विच इज़ वाई देयर रिलेशनशिप इज़ सो यूनिक. सो ये देर आर मेनी लेटर्स दैट फ्रीडा रोट फॉर डिएगो. उसमें से एक छोटा सा पीस मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी. Diego, truth is so great that I wouldn't like to speak or sleep or listen or love. To feel myself trapped to feel myself trapped with no fear of blood, outside time and magic, within your own fear, your great anguish, and within the very beating of your heart. All this madness, if I ask you, I know in your silence there would be only confusion. I ask you for violence in the nonsense, and you give me your grace, your light, your warmth. I would like to paint you, but there are no colors, because there are so many in my confusion, the tangible form of my great love, Frida. अगला लेटर है ऑस्कर वाइल्ड ने अपने लवर को लिखा हुआ. पर ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी भी थोड़ी सी ट्विस्टेड स्टोरी है. ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ होमोसेक्सुअल, बट अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में इंग्लैंड में होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. तो ही वॉज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट, एंड उन्होंने शादी कर ली, बच्चे भी हो गए. पर उसके बाद देन ही मेट दिस पर्सन कॉल्ड लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस, जिनसे उन्हें बेहद प्यार हो गया. और उन्होंने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे. पर इस वजह से ऑस्कर वाइल्ड के लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें भी आई. उन पर केस चला, ही वॉज ट्रायल्ड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड. सो बहुत सारी मुश्किलें उन्होंने झेली. पर हाउएवर जो उन्होंने अपने लवर को लिखा था वो बड़ा ही उम्दा था. My own boy, your sonnet is quite lovely. It is a marvel that those red lips of yours should be made no less for the madness of music and song than for the madness of kissing. Your slim glit soul walks between passion and poetry. I know Hyacinthus, who Apollo loved so madly, was you in Greek days. Why are you alone in London? And when do you go to Salisbury? Do go there to cool your hands in the great twilight of Gothic things, and come here whenever you like. It is lovely place here, lacks only you. But go to Salisbury first, always with undying love, yours, Oscar. So there are many letters like that where he referred the person as my own boy, my dear boy, and जिस तरह से, like, I'll just tell you a start of another letter. Your letters was delightful red and yellow wine to me. So उनकी शुरुआत ही इतनी बढ़िया थी. उनके विचार, मतलब the way they expressed their love was beautiful. थोड़ा सा मोनोटनी ब्रेक करेंगे हम हिंदी के साथ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे लव लेटर पे कोई हिंदी लिटरेचर मिला नहीं ज़्यादा. तो ये एक पोएट्री है जो ममता कालिया जी ने लिखी है. ममता कालिया जी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स. तो ये कविता है, वो एक लेटर की तरह ही लिखी गई है. इस कविता का नाम है अपरिचित से प्रेम. सबसे पहले तो बताओ अपना नाम, सबसे पहले तो बताओ अपना नाम, फिर मोहल्ला, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, रोज़ सवेरे 31 नंबर की बस से कहाँ जाते हो, और अक्सर चाय की उस रद्दी सी दुकान पर क्यों खड़े रहते हो. तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा है. तुम्हें शहर की कौन सी सड़कें पसंद है? क्या वे जो अक्सर वीरान रहती हैं, या वे जहाँ भीड़ भाड़ रहती है? तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो, कौन सी पत्रिकाएं? खाली समय में क्या पसंद करते हो, सोना, उदास होना, या ठहाके लगाना? तुम कौन सी सिगरेट पीते हो, किस साबुन से नहाते हो?
अपने बाल इतने अस्त व्यस्त और रूखे जानबूझकर रखते हो या तुमसे संभलते नहीं? तुम्हें कौन सा नेता पसंद है, कौन सा अभिनेता? अभिनेत्रियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बोर दूरदर्शन से बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय है? प्रेमचंद के अलावा कौन सा रचनाकार तुम्हें अच्छा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता समकालीन लेखन में बेहद एक रास्ता है? इसके अलावा तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानना चाहती हूँ। अभी तुम मेरे लिए एक जिज्ञासा हो, आकंठ जिज्ञासा। फिर तुम आश्चर्य में बदल जाओगे। 7वां, 8वां या 10वां नहीं, मेरे लिए मेरा पहला पावन आश्चर्य। न जाने क्यों मुझे लगता है तुम्हारी और मेरी रुचियां जरूर मिलती होंगी। तुम्हें भी आपसी ताल्लुक में बहुत जल्द खरोच लगती होगी। तुम्हें भी छोटी छोटी बातें बेवजह खुशी देती होगी और उससे भी छोटी छोटी बातों पर तुम तुनक जाते होंगे। तुम भी अकेले में अपने आप से खूब बोलते होंगे, लेकिन भीड़ भाड़ में बाहर का रास्ता टटोलते होंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम मेरे अनुमानों से भी ज़्यादा अच्छे हो। अपरिचित से प्रेम। और विद दिस लव लेटर्स ख़त्म हो गए, तो अभी थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए, राइट? सो अगले कुछ लेटर्स हैं, वो बहुत फेमस हस्तियां हो ना हो, महान हस्तियां तो ज़रूर है, क्योंकि ये कुछ लेटर्स है बच्चों ने सेंटा क्लॉज के को लिखे हुए लेटर्स, एंड आई पिक्ड अप सम ऑफ द फनीएस्ट लेटर्स दैट वर रिटन टू सेंटा क्लॉज। तो इसमें से ये पहला लेटर, ये बच्चा ये कह रहा है, डियर सेंटा, आई थिंक you are a very fat man and I am not leaving you any cookie because Mrs. Claus said you are on a diet. You need to stay away from the junk food and don't eat too much on your trip around the world. That's why I am leaving you vegetables this year and ultra skimmed milk. I hope you lose some weight, and because with you and all those toys, I start to feel sorry for Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen and Rudolph. बेसिकली कह रहा है बेचारा कि सारे रेंडियर्स तुम्हारा वजन कैसे उठाएंगे। I sure hope you brought everything I asked for. Well, since I didn't see you this year, I hope to see you next year. Love you, bye. बस टू द पॉइंट बात की है उसने। दूसरा लेटर जो है, अगेन अगले वाले छोटे छोटे लेटर्स हैं पर बड़े मज़ेदार लेटर्स हैं। थॉमस कहता है, डियर सेंटा क्लॉज, आई डोंट थिंक माई बेबी ब्रदर शुड हैव एनी प्रेजेंट्स दिस ईयर. He is hurting us and he said you are trash. So think about giving him presents. A nice boy, Thomas. अगला लेटर बिल्कुल एक लाइन में लिखा गया है, as if somebody is ordering something. Dear Santa, I want to order French fries, a computer and a chicken nugget. Next letter is written by Ella. Ella writes, Dear Santa. It's not Dear Santa, Dear Santa. It's a spelling mistake, but still it's really a cute spelling mistake. My name is Ella. I'm 9. I have a question to ask you. What happens if you get sick on Christmas Eve? Would you have a backup Santa if that happened? Happy holidays. I only celebrate Christmas. Happy holidays. I only celebrate Christmas. From Ella. In PS, she asks a very interesting question. In PS, she writes, Santa, how old are you? Because you have been around for generations. So ये कुछ हल्के फुल्के लेटर्स थे। और इसके बाद मेरे पास 2-3 लेटर्स ऐसे हैं जो फादर्स ने अपनी बेटियों के लिए लिखे हैं। तो ये फादर और बेटियां भी उनकी काफ़ी, some of them are some famous and eminent personalities. However, इन फादर्स ने जो मैसेज लिखा है उस लेटर में, मेरे पास पूरा लेटर तो नहीं है, बट सम पैच ऑफ इट आई हैव, एंड दैट मैसेज इज़ रियली वेरी गुड।
तो ये पहला लेटर जो है वो है इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपनी बेटी अक्षता को लिखा हुआ लेटर है। तो उस लेटर में उन्होंने लिखा था, I remember discussing with your mother the issue of sending you kids to school by car once we were little comfortable with money. But your mother insisted that Rohan and you go to school with your classmates in your regular auto rickshaw. You made great friends with the rickshaw uncle and had fun with your friends in the auto. The simplest thing in life are often the happiest and are for free. Ace badminton player and coach Prakash Padukone wrote a letter to his superstar daughter Deepika Padukone, sharing a lesson he learned in life. Fighting back her tears, Deepika read this letter out when she accepted the Filmfare Award for her stellar performance in Piku, a film about a relationship of a young daughter, a young woman, and her father. Though both of them are celebrities in their own right, the simplicity of this letter will resonate with every father-daughter duo who reads it. And the letter says, I have learned that you can't always win in life, that everything you want might not come your way, that events don't always turn out the way you'd want them to be. You win some, you lose some. You have to learn to take life's ups and downs in your stride. The amount of effort that I put in my game never varied from the first day till my retirement. Even during my toughest times, I focused on what I had instead of dwelling on what I did not. And जो ये third letter है, is written by none other than Gulzar Sahab, who wrote it for his daughter Meghna, who was 21-year-old that time, and I think she was just almost done with her graduation, or probably almost getting done with her graduation. So Gulzar Sahab Meghna को ये लिखते थे, you can look at that horizon and beyond them from here. It needs one more jump to climb onto your own personality. You have to choose the direction. Just 2-3 years more of your education and the academic part is over. Whatever you do now will be of your own interest and choice. But without effort, one doesn't find even oneself. Make one more effort to find yourself. You are capable of great achievements, that I know. You have only to decide it, and you will do it. Such amazing messages. Next, we have an open letter written by our very own, the legendary Sachin Tendulkar. And the letter was written in 2013 when he retired. And इस लेटर के थ्रू जो मैसेज दिया है उन्होंने, वो मैसेज वाकई it is something that every man should remember. I have to wear my glasses because font थोड़ा छोटा है. The title of the letter says, to the men of today and tomorrow. You will soon be fathers, husbands, brothers, friends, mentors and teachers. You are going to lead by example. You are going to be courageous and strong, brave and resilient. You will also face fears, doubts, experience great inhibitions. Undoubtedly, there will be times when you fail and you will feel like crying and letting it all out. But sure enough, you will hold back the tears and pretend to be tough, because that's what men do. Because that's what we are brought up to believe, that the men are not supposed to cry. That crying makes a man weak. I grew up believing the same. And the reason I'm writing to you this today is because I realized that I was wrong. My struggles and my pains made me who I am, shaping me into a better man.
16/11/2013. I still remember that day on the field. I had thoughts about it. I had thought about it long time, but nothing could prepare me for the last walk back to the pavilion. With each step, it started sinking in. I felt a lump in my throat, the fear of it all ending. And there was so much going on through my head at that moment, I just couldn't keep it in. I didn't fight it. I let go in front of the world, and surprisingly, I felt a certain peace. I felt stronger for putting myself out there and grateful for everything that I had received. I realized I was a man enough. There's no shame in showing your tears. So why hide a part of you that actually makes you stronger? Why hide your tears? It takes a lot of courage to show your pain and your vulnerability. But just as sure as the morning, you will emerge from it tougher and better. So I encourage you to move past these stereotypes and notions of what man can do and what man cannot do. Whoever you are, wherever you are, I wish you this courage. सचिन रमेश तेंदुलकर। अभी हमारे पास लास्ट 2 लेटर बचे हैं जो मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। आई होप अब तक जितने लेटर्स मैंने पढ़े आपने एंजॉय किया। इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट यू मस्ट गो एंड डिग आउट। सेंचुरीज अगो जिस तरह से लोगों ने लेटर्स लिखे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस किया है इन ब्यूटिफुल लैंग्वेज, आई थिंक इट्स रियली ग्लोरियस टू रीड ऑल दैट। तो ये जो 2 लेटर्स मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, मैंने ये स्पेशली लास्ट स्लॉट के लिए रखा था क्योंकि ये दोनों लेटर्स पढ़ते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगता है कि आज भी मतलब कई सालों पहले ये लेटर्स लिखे गए हैं, बट आज भी पढ़ने के बाद वो लेटर लिखते वक्त जो इमोशन था राइटर के मन में, वो आज भी यू कैन फील इट वाइल रीडिंग। पहला लेटर जो है वो लेटर लिखा था शहीद भगत सिंह ने अपने साथियों के लिए, जिनको कॉमरेड्स कहते हैं। तो जब उन्हें फांसी होने वाली थी शहीद भगत सिंह, उसके 2 दिन पहले उन्होंने ये लेटर लिखा था 1931 में, और उनके साथी जो थे वो उन्हें जेल से भगाने का प्लान बना रहे थे। तो भगत सिंह चाहते थे कि वो जेल से ना भागे, और वो क्यों नहीं भागना चाहते जेल से, ये इन्होंने अपने साथियों को इस लेटर के द्वारा समझाया था। तो मैं वो लेटर अभी पढ़ूंगी। ओरिजिनल लेटर इसका उर्दू में है, मेरे पास उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। Comrades, it is natural that the desire to live should be in me as well, and I don't want to hide it. But I can stay alive only on one condition, that I don't wish to live in imprisonment or with any binding. My name has become a symbol of Hindustani revolution, and the ideas and sacrifices of the revolutionary party have lifted me very high. So high that I can certainly not be higher in the condition of being alive. Today, my weaknesses are not visible to the people, but if I escape the news, they will become evident, and the symbol of revolution will be tarnished and possibly be obliterated. But to go to the gallows with courage will make Hindustani mothers aspire to have children who are like Bhagat Singh, and the number of those who will sacrifice their lives for the country will go up so much that it will not be possible for imperialistic powers to contain the revolution. And yes, one thought occurs to me every day, even today, that I have not been able to fulfill even 1,000 part of the aspiration that were in my heart to do something for my country and humanity. If I could have stayed alive and free, then I may have got the opportunity to accomplish those, and I would have fulfilled my desires. Apart from this, no temptation to escape the news has ever come to me. Who can be more fortunate than me? These days,
I feel very proud of myself. Now I await the final test with great eagerness. I pray that it should draw closer. Your comrade, Bhagat Singh. और ये आखिरी खत, the last letter, is again an open letter जो लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा. एंड द लेटर इज़ एड्रेस टू एवरी इंडियन. हर भारतीय के लिए ये लेटर लिखा गया है. और उन्होंने इस लेटर में जो लिखा है वो स्पेशली आज के समय में, इस दौर में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. जब मैंने देखा इट्स अ वेरी लॉन्ग लेटर, तो पहले मैंने सोचा मैं उसमें से कुछ पैचेस पढ़ के आपको सुनाऊंगी. बट द लेटर इज़ सो इफ़ेक्टिव एंड सो इम्पैक्टफुल दैट पूरा लेटर पढ़ना बिल्कुल बनता है. तो मैं पूरा लेटर पढ़ने वाली हूँ. Why is the media here so negative? Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength and achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. Why? We are first in milk production. We are number 1 in remote sensing satellite. We are the second largest producer of wheat. We are the second largest producer of rice. Look at Dr. Sudarshan. He had transformed the entire tribal village into self-sustaining and self-driving unit. There are millions of such achievements and success stories, but our media only is obsessed with bad news, failures, and disasters. I was in Tel Aviv once, and when I was reading an Israeli newspaper, it was the day after a lot of attacks and bombardments and death had taken place. But the front page of the newspaper had a picture of this Jewish gentleman who in 5 years transformed his desert into orchid and granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killings, bombardments and deaths were inside in the newspaper, buried among other news. In India, we only read about deaths, sickness, terrorism and crime. Why are we so negative? Another question. Why are we as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign TVs, we want foreign shirts, we want foreign technology. Why is this obsession with everything important? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me to sign an autograph. I asked her what her goal is in life. She replied, "I want to live in a developed India." For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim India is not an underdeveloped nation. It is highly developed. Do you have 10 minutes for your country? If yes, then read. Otherwise, choice is yours. You say that government is inefficient. You say our laws are old. You say that the municipality does not pick up garbage. You say that the phones don't work and railways are a joke and airlines are the worst in the world. Mail never reach on time. You say our country has been fed to dogs and is in absolute pits. You say and say and say, but what do you do about it? Take a person on his way to Singapore. Give him a name, yours. Give him a face, yours. You walk out of the airport and you are at your international best. In Singapore, you don't throw cigarette butts on the road and eat in the stores. You are as proud of their underground links as they are. You pay $5 to drive through Orchard Road between 5 p.m. and 8 p.m. You come back to the parking lot to punch your parking tickets if you have had overstayed in the restaurant or a shopping mall, irrespective of your status identity. In Singapore, you don't say anything, do you? You wouldn't dare to eat in public during Ramadan in Dubai. You would not dare to go out without covering your head in Jeddah. You would not dare to buy an employee of telephone exchange in London in £10 and tell him
See to it that my STD and ISD calls are billed to someone else. You would not dare to speed beyond 88 km per hour in Washington and tell the traffic cop, जानता है मैं कौन हूँ? Do you know who I am? I am so and so's son. Take your $2 and get lost. You wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches of Australia and New Zealand. Why don't you spit pan on the streets of Tokyo? Why don't you use examination jockeys to buy fake certificates in Boston? We are still talking about the same you. You can respect and conform to the foreign system in other countries but cannot in your own. You who will throw papers and cigarette on the road the moment you touch down Indian grounds. If you can be an involved and appreciative citizen in an alien country, why cannot you be the same here in India? In America, every dog owner has to clean up after his pet has done the job. Same in Japan. Will the Indian citizen do that here? He is right. We go to the polls to choose a government, and after that forget our own responsibilities. We sit back wanting to be pampered and expect the government to do everything for us while our contribution is totally negative. We expect the government to clean up while we are not going to stop chucking garbage all over the place. Nor are we going to stop to pick up a stray piece of paper. Nor are we going to stop to pick up a stray piece of paper and throw it in the bin. We expect the railways to provide clean bathrooms, but we are not going to learn a proper way of using the bathrooms. We want Indian Airlines and Air India to provide the best food and toiletries, but we are not going to stop pilfering at the least opportunity. This applies even to the staff who is known not to pass on the services to the public. When it comes to burning social issues like those related to women, dowry, girl child and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. Our excuse is the whole system which has to change. How will it matter if I change alone and forgo my sons? Right to a dowry? So who is going to change the system? What does a system consist of? Very conveniently for us, it consists of our neighbors, other household, other cities, other communities and the government, but definitely not me and you. When it comes to us actually making a positive contribution to the system, we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at our country far away and wait for a Mr. Clean to come along and work miracles for us with a majestic sweep of his hand, or we leave the country and run away. Like lazy cowards, hounded by our fears, we run to America to bask in the glory and praise their system. When New York becomes insecure, we run to England. When England experiences unemployment, we take the next flight to the Gulf. When the Gulf is war-struck, we demand to be rescued and brought home by the Indian government. Everybody is out to abuse and rape the country. Nobody thinks of feeding the system. Our conscience is mortgaged to money. Dear Indians, the article is highly thought inductive, calls for a great deal of introspection. I am echoing J.F. Kennedy's words to his fellow Americans to relate to Indians. Ask what we can do for India and do what has to be done to make India what America and other Western countries are today. So that's a long letter, long message, but absolutely relevant and meaningful message from Dr. APJ Abdul Kalam to every Indian. हम सब ने ये याद रखना चाहिए. हम सब ये समझते भी है, पता नहीं, पर कहीं पे लड़खड़ा जाते हैं when we actually have to carry things out in action. Anyway, तो हमारा लेटर रीडिंग सेशन यहीं पे ख़त्म होता है.
आई होप ये जितना मटेरियल, जितना लिटरेचर आज मैंने आपके सामने लाया, आपने उसे एंजॉय किया हो, आपने पसंद किया हो. एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ like, share and subscribe to Virtual Kala series, and we hope we keep getting more and more interesting literature to you. Thank you so much. Bye.